हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने मैथ का संजीव डेसवर्क के लगभग 7 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। 7वां चल रहा है हमारा, एक मॉडल पेपर और बचा है। बच्चों की डिमांड के अनुसार हमने साइंस की भी डेसवर्क शुरू की है। आज हमारी पहली क्लास रहेगी साइंस में, और इस हिसाब से इसके ये 8 के 8 मॉडल पेपर मैं इसी प्लेटफॉर्म पे आपको करवाने वाला हूँ। ये सामने आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन पे हमने एक ग्रुप बना रखा है। इससे जुड़ेंगे तो ग्रुप का लिंक डाल दिया जाएगा आपको, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें सभी क्लासों का लिंक डाला जाता है। जैसे जैसे क्लासें आती है, क्लासें इसके अंदर डाल दी जाती हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन आती है वो भी इसके अंदर डाल दी जाती है। तो यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। लगभग 10,000 11,000 विद्यार्थी हैं, वो संजीव डेसवर्क को पढ़ चुके हैं, मैथ वाली। तो चलिएगा बिना किसी देरी के, अगर कोई विद्यार्थी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप तुरंत से तुरंत उसका लाभ उठाते रहें। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने मैथ का निकाला है मॉडल पेपर, उसके हिसाब से ही ये कई विद्यार्थी ब्लूप्रिंट मांग रहे थे, तो ब्लूप्रिंट यही रहेगा आपका। इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे आपको प्रश्न संख्याएं, कितने प्रश्न आएंगे, किस हिसाब से आएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे, वो एक क्या है, बोर्ड पेपर पैटर्न के आधार पे ही ये ब्लूप्रिंट है। तो इसके हिसाब से आप तैयारी करें अच्छे से। चलिएगा, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपको सामने दिखाई दे रहा है कि नायलॉन का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कपड़े के निर्माण में किया जाता है, राइट है। रस्से और तंबू बनाने में नायलॉन का उपयोग किया जाता है, एकदम सही है। दांत साफ करने का जो ब्रश होता है उसमें भी उपयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी में, तो सभी बनाने में, उपरोक्त सभी में नायलॉन का उपयोग किया जाता है। कपड़े निर्माण में, रस्से तंबू बनाने में, दांत साफ करने वाले ब्रश में भी नायलॉन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक होता है? वाहन के लिए जैसे कम प्रदूषक होता है, जब डीजल डालते हैं तो धुआं दिखाता है हमें। कोई भी वाहन होता है उसमें डीजल डालते हैं, या डीजल से जो चलने वाला वाहन होता है वो हमें धुआं दिखाता है, इससे प्रदूषण होता है। पेट्रोल डालते हैं तो भी इससे प्रदूषण होता है। जैसे आपने देखा होगा मोटरसाइकिल में, कई मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा धुआं मारते हैं, तो इससे भी प्रदूषण होता है। और ये है द्रवित पेट्रोलियम गैस, और एक है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इन दोनों में से आपको देखना है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती हैं, ये क्या है, सबसे कम प्रदूषक होती हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस की बजाय। द्रवित पेट्रोलियम गैस की बजाय संपीड़ित प्राकृतिक गैस है वो सबसे कम प्रदूषक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरे पे देखते हैं। सोने चांदी को पिघालने हेतु सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करता वह है। देखो ज्वाला में आपने देखे होंगे, एक तो थोड़ी सी पिंक कलर की होती है, जैसे ब्लू ब्लू कलर की होती है ज्वाला। एक हरे रंग की ज्वाला होती है। हरे रंग की ज्वाला सबसे ज्वलनशील होती है, सबसे ज़्यादा ताप होता है उनका। तो जब कोई भी सुनार है सोने और चांदी को पिघालने के लिए काम में लेता है, तो जो आगे वाली ज्वाला है ना, सबसे जो बाह्य वाली ज्वाला है, सबसे आगे वाली ज्वाला है जो हरे रंग की ज्वाला है, उसका उपयोग करता है। बीच में अगर किसी वस्तु को रख दें अपन, बीच में ज्वाला के बीच में अगर किसी वस्तु को रख दें तो वो इतनी गर्म नहीं होगी। जब अपन ज्वाला के बाहर कोई वस्तु रख दें, ज्वाला के बाहर कोई वस्तु रख दें तो वो सबसे ज़्यादा गर्म होगी। तो इसमें ज्वाला का आंतरिक क्षेत्र है क्या, ज्वाला का मध्य क्षेत्र है क्या, नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो ज्वाला का जो बाह्य क्षेत्र होता है, जिसका कलर क्या होता है, हरे रंग का होता है एक तरीके से, तो ये क्या है, सबसे ज्यादा ज्वलनशील होती है ज्वाला का बाह्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। इसमें आपको सत्य और असत्य बताने हैं। सत्य पे टी करना है, असत्य पे एफ करना है। तो निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। निषेचित अंडा है वो युग्मनज कहलाता है। हाँ सत्य बात है, ये तो सत्य है। तो इसमें क्या आएगा, टी आएगा,
किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, हाँ होती है, जरूर होती है, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। तो ये बात भी क्या है, सत्य है। यहाँ पे भी क्या आएगा, टी आएगा। यदि आप घर के बाहर हैं और भूकंप आ गया हो तो आप घर के अंदर जाएंगे? नहीं, कभी नहीं जाएंगे अपन। जैसे घर के बाहर हैं, भूकंप आ गया तो अपन बाहर ही रहेंगे, अंदर क्यों जाएंगे? अंदर जाएंगे तो मकान ऊपर गिर जाएंगे। अगर आप घर के अंदर हैं तो भूकंप आ गया तो आप क्या करेंगे, घर से बाहर जाएंगे। ये काम तो करेंगे कि अपन खुले में जाएंगे, जहाँ पे न तो कोई बिल्डिंग हो, न ऊपर से कोई तार वायर जा रहा हो, न कोई पेड़ हो, यानी ऐसी जगह खड़े हो जाएंगे जहाँ से दिक्कत ही न, कोई प्रॉब्लम न हो। कितना तेज भूकंप आ जाए हमें कोई तेज न हो, और हमें वैसे लेट जाना चाहिए, भूकंप आ जाए तो लेट जाना चाहिए हमें एकदम खाली जगह पे जाके। तो ये बात है, ये बोल रहा है कि घर के अंदर जाएंगे, नहीं घर के अंदर नहीं जाएंगे, ये बात होगी असत्य, ये बात है असत्य। तो इसमें क्या आएगा, एफ आएगा। यदि आपके घर या आसपास आग लग जाए तो आग पे नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिखिए। तो सबसे पहले अपन क्या है, अग्निशमन जो सेवा है उसको कॉल करेंगे। सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित करेंगे। इसके बाद में अपन से हो सकता है उतना कार्य करेंगे, जैसे उसमें अगर आग लाइट से लगी हो तो उसमें पानी का उपयोग कभी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आग किसी कारणवश से या किसी झुग्गी झोंपड़ी में लगी हो या किसी ज्वलनशील पदार्थों में लगी हो तो उसमें क्या है, पानी का, मिट्टी का ऐसे उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो अग्निशमन सेवा को सूचित करना होता है। इसके बाद में हमसे जो होगा वो अपन करेंगे। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 8 आ जाती है। निषेचन का एक उदाहरण लिखिए। निषेचन का एक उदाहरण, बाह्य निषेचन का एक उदाहरण देना है आपको। तो बाह्य निषेचन का उदाहरण है एक मछली। बाह्य निषेचन का उदाहरण क्या है, मछली है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 आ जाती है स्क्रीन के सामने। पौरुष हार्मोन का नाम लिखिए। पौरुष हार्मोन का नाम लिखिए। तो पौरुष हार्मोन का नाम, तो पौरुष हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन एक पौरुष हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या आ जाती है 10। इसने बोला है कि दो बादलों के चित्र बनाकर उसमें आवेश को दर्शाइए। तो दो बादलों के आपको इस प्रकार से, जो नीचे आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, बादल देखे होंगे आसमान में, ऐसे ही होते हैं, कोई काला होता है कोई धोला होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के बादल बना दिए। अब आप जानते हैं कि बादलों में एक तो प्लस आवेश होता है, एक माइनस आवेश होता है, और प्लस और माइनस मिलकर, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे प्लस, ऊपर की तरफ प्लस है, ये माइनस है, प्लस और माइनस मिलेंगे। प्लस और माइनस मिलते ही क्या होगी, बिजली का निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा, बिजली का निर्माण होगा। तो प्लस और माइनस मिलेंगे, ऊपर प्लस भी होते हैं बादलों में, माइनस भी होते हैं। तभी तो हमारे पास में जो जब बारिश के टाइम कई बार बिजली गिरती है और बिजली कड़कड़ाती है, तो वो किस कारण कड़कड़ाती है, वहाँ पे प्लस आवेश और माइनस आवेश दोनों मिल जाते हैं, टच हो जाते हैं, तो वहाँ से बिजली का उत्पन्न हो जाता, बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम बनाना है, 2 नंबर का है। प्लस आवेश भी दर्शाने हैं और माइनस आवेश भी दर्शाने हैं। इस प्रकार से आपको पेंसिल से बनाने हैं, ये बादल आपको पेंसिल से बनाने हैं। नॉर्मल सा है, ये तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो प्लस और माइनस मिलके क्या हो रही है, बिजली का उत्पन्न हो रहा है। चलेगा, आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 11। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसका चित्र बनाइए। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो देखो ये बृहस्पति है, सबसे बड़ा जो बॉल सा दिखाई दे रहा है ना, वो बृहस्पति है। बाकी ये छोटे छोटे ग्रह हैं, बाकी इसकी तुलना में ये काफ़ी सारे छोटे ग्रह हैं, देख लो आपको दिखाई दे रहे हैं एक तरीके से तारे के रूप में। तो ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये बृहस्पति ग्रह है। इसका इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपको थोड़ा सा डार्क करना है, ताकि आपको ये आसमान है वो इस प्रकार का दिखाई दे। पीछे छोटे छोटे ग्रह बना देना, एक बड़ा ग्रह बना देना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या है 12 नंबर। आपको पूछा है नाइट्रोजन चक्कर।
नाइट्रोजन चक्कर का निर्माण करना है। तो नाइट्रोजन चक्कर पे चलते हैं। देखिएगा ये आपके सामने आ जाता है, ये आपका नाइट्रोजन चक्कर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है। यहाँ से इसको मैं आपको बताऊं, जैसे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है तो ये चक्कर कैसे चलता है, वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस बनेगी, किस प्रकार से बनेगी। पहले इसका वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। इसके बाद में जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना। जैसे जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना है। और इसके बाद में मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक ये इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं वो इसमें मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और इसके बाद में ये यहाँ पे आके मिल जाते हैं मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। और इसमें जो मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं इनको कौन ऑब्जर्व करता है, पौधे द्वारा इसका अवशोषण होता है। पौधे इसको अवशोषित कर लेते हैं और फिर इसको पौधों को जंतु खा जाते हैं। जंतुओं द्वारा पौधों को खाना होता है, खा लिया पौधों को जंतुओं ने। और फिर क्या है, ये वापस उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट वो ये वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। जब नाइट्रोजन के अपशिष्ट हैं, जब जंतुओं के अपशिष्ट हैं या जंतु मर जाते हैं तो वापस ये नाइट्रोजन के अपशिष्ट हैं वो वापस क्या है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। फिर इनको मिट्टी से वापस जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैस या नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देना। जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु द्वारा जो नाइट्रोजन यौगिक का जो नाइट्रोजन यौगिकों का गैस या नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देना, वापस इसको गैस बना देते हैं। और फिर ये गैस कहाँ चली जाती हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में चली जाती हैं। तो ये चक्कर है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, थोड़ा सा इस पर एक दो बार रीड जरूर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ जाती है 13। इसमें बोला है कि सर्दियों में आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे, 4 कारण लिखिए। तो सर्दियों के टाइम में अपन जानते हैं गर्म कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं, उन्हीं की सलाह देंगे जो कि हमारे शरीर को क्या है, सर्दी नहीं लगने देंगे। तो हम ऊनी एवं एक्रेलिक रेशे से बने गर्म वस्त्र कपड़े की सलाह देंगे। ये वस्त्र क्या होते हैं, सर्दियों में हमारे शरीर को ठंड से बचाते हैं। इनके रेशे में हीट कंडक्ट होता है, इनके रेशों में हीट कंडक्ट होता है जो कि शरीर में उत्पन्न गर्मी को रोक कर रखते हैं। यानी ये गर्म इतने हो जाते हैं, जैसे हमारे शरीर में अपन ऊपर सर्दियों के टाइम में हमने स्वेटर पहना है या कोई जैकेट पहना है, ये ऊन के बने होते हैं, तो ये गर्मी को तो ऑब्जर्व करते हैं और क्या है, हीट ठंड को थोड़ा दूर भगाते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी है उसको वो रोक के रखते हैं, उनको बाहर नहीं जाने देते। जैसे हमने कोई स्वेटर पहन लिया तो वो हमारे शरीर की गर्मी से ही गर्म हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर गर्मी होती है उससे भी गर्म हो जाता है। और क्या है, माहौल थोड़ा सा इस प्रकार से बना देता है कि हमें फील होता है कि हमें ठंड नहीं लगती, सर्दी है ही नहीं। इन वस्त्रों में सिलवटें नहीं पड़ती हैं, उस सरलता से धोई जा सकते हैं। ऊनी वस्त्र में सिलवटें नहीं पड़ती हैं और ऊनी वस्त्र क्या है, आसानी से धोई जा सकते हैं, नॉर्मल। ये वस्त्र टिकाऊ एवं किफ़ायती होते हैं। ये वस्त्र टिकाऊ और किफ़ायती होते हैं। यानी एक स्वेटर आपने अगर एक सर्दी में खरीद लिया तो 2-3 सर्दी तक आराम से चलेगी, कोई दिक्कत है नहीं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको दे रखा है 14 नंबर प्रश्न। नीचे सारणी में पेट्रोलियम के संघटक दे रखे हैं तथा इसका उपयोग बताए गए हैं। आप समूह फर्स्ट का समूह सेकंड से मिलान सही हमें सुमेलित करना है। हमें क्या करना है, इसमें सही सुमेलित करना है।
जैसे पहला आपको दिखाई दे रहा है समूह फर्स्ट में पेट्रोलियम के संकटक और इधर इसके उपयोग हैं। तो जैसे द्रवित पेट्रोलियम गैस है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है घरों एवं उद्योगों के ईंधन के रूप में किया जाता है। घरों एवं उद्योगों के ईंधन के रूप में किया जाता है, तो पहले में आएगा सी। डीजल का उपयोग किया जाता है भारी मोटर वाहन में किया जाता है। डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहन विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा डीजल को बस में डालते हैं, ट्रक में डालते हैं, ट्रैक्टर में डालते हैं। तो ये भारी मोटर है वाहन एवं विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पैराफिन मोम, पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है मरहम मोमबत्ती वेसलिन निर्माण में किया जाता है। पैराफिन मोम का वेसलिन, जैसे अपन सर्दियों के टाइम वेसलिन लगाते हैं, मोमबत्ती लाते हैं, मरहम, इनके निर्माण में पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है। और बटुमेन, इसका जो उपयोग है जो किया जाता है पेंट्स एवं सड़क निर्माण के रूप में किया जाता है। बटुमेन का उपयोग है वो पेंट्स एवं सड़क निर्माण के रूप में किया जाता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ जाती है 15। इसमें हमें दे रखा है नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य और असत्य पे आपको निशान लगाना है। वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती। क्यों नहीं होती? होती है। वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित होती है, जरूर होती है, 100% होती है। ये बोल रहा है नहीं होती, तो ये बात इसकी असत्य है। असत्य पे टिक करना है। वन्य प्राणी अभयारण्य वह है जहाँ जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। बात सही है। वन्य प्राणी अभयारण्य वह क्षेत्र है जहाँ पे वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं और संरक्षित भी रहते हैं, तो अब इसमें राइट हो जाएगा। संकटापत्र जंतु वे जंतु हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। यानी संकटकालीन जैसे जीव है या उनकी जीवों की जाति है वो कौन सी है? जो निश्चित संख्या एक होनी चाहिए थी उससे भी कम है। जैसे आपने शेर हैं, चीते हैं, जंगल में बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। राजस्थान में ऊँटों की संख्या है। इस प्रकार के काफ़ी सारी जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं जो क्या है लुप्त होने के कगार पे है। संकटकालीन जातियां बोलते हैं, जंतु बोलते हैं उनको, और उनकी संख्या है वो एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। ये बात एकदम सही है, इसी को तो बोलते हैं। तो ये बात आपकी राइट हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। जैसे क्या होता है, किसी जगह धरातल का पानी मीठा है, वहाँ पे फसल अच्छी होती है, धीरे धीरे वो पानी सोख रहा है, धरातल का पानी भी सोख रहा है और उनका जो जल स्तर है वो डाउन हो रहा है। इसलिए वहाँ पे क्या है, नहर का पानी पहुँचता नहीं है, कुएं का पानी खारा हो गया, तो धीरे धीरे वो भूमि क्या हो रही है, बंजर में बदल रही है। बंजर में बदले तो वहाँ पे क्या है, मरुस्थलीकरण हो जाएगा। तो इसे ही मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो ये बात सत्य है, एकदम सही है। ऑप्शन इसमें सत्य पे टिक करना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे डायग्राम पूछा किसका है डायग्राम? पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। पादप कोशिका का डायग्राम बनाओगे 2 नंबर मिलेंगे, जंतु का साथ में और बनाओगे तो 2 + 2 4 नंबर का हो जाएगा बेटर। तो चलिएगा देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जो पहली आकृति है वो किसकी है? पादप कोशिका की है, और दूसरी जो आकृति दिखाई दे रही है वो आपको जंतु कोशिका की है। दोनों में देखो कुछ एक समानताएं हैं, इसमें कुछ एक समानताएं हैं। जैसे ये इसने जो बैंड है उसको दर्शाया है। इसके जो बाह्य, एक होता है भित्ति, कोशिका भित्ति है, ये बाहर वाली जो कवर होता है, ये बाहर वाली लेयर है, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। और जो आंतरिक जो लेयर है, जो आंतरिक लेयर है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। जैसे इन दोनों में ये तो इसके बाहर वाली होगी, ये तो इसके बाहर वाली होगी जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में जो अंदर वाली है, जो अंदर वाली है वो क्या है? कोशिका झिल्ली होगी।
यहाँ पे जो खालिस्तान आपको दिखाई दे रहा है ये एक तरीके से रिक्तिका है, और इसमें जो खालिस्तान दिखाई दे रहा है वो रिक्तिका है। यहाँ पे केंद्रक है, ये देखो ये क्या है, इसका केंद्रक है, और ये इसका क्या होगा, केंद्रक हो जाएगा। जंतु कोशिका में ये केंद्रक होगा और पादप कोशिका में ये इसका केंद्रक हो जाएगा। ये जो लेयर के अंदर भित्ति कोशिका और कोशिका झिल्ली के साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कोशिका द्रव्य है, जो द्रव सा भरा हुआ है इनके बीच में, ये क्या है, कोशिका द्रव है। और इनके बीच में जो डार्क डार्क सा भरा हुआ है ये भी कोशिका द्रव है, ठीक है। और इसमें ये क्या है, हरित लवक है। तो द्रव के बीच में आपको डैश डैश से दिखाई दे रहे हैं काले काले रंग के, इसको क्या बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं, प्लेस्टिड, ठीक है। तो इनका ये डायग्राम बनाना है, इनमें कुछ एक समानताएं हैं। पादप कोशिका का डायग्राम ऐसा होता है, और जंतु कोशिका का तो ये होता है, ये पादप कोशिका का है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपको पेंसिल से बनाने होते हैं भी डायग्राम। प्रश्न संख्या 17 आ जाती है। दाब की परिभाषा या सूत्र लिखो। दाब की डेफिनेशन क्या होती है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। जब अपन कोई क्षेत्र है, एकांक क्षेत्र है, उस पर अपन बहुत सारा प्रेशर देते हैं, बहुत सारा बल लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, दाब बोलते हैं। दाब का डेफिनेशन क्या होता है, दाब का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास में, लगाया गया बल बटे क्षेत्रफल जिस पे यह लगता है। यानी कितना बल लगाया हमने कितना बल लगाया है और कितने क्षेत्रफल पे लगाया है, कितने क्षेत्रफल पे लगाया है, ये किसके बराबर होगा, ये दाब के बराबर होता है। कितना बल लगाया है और कितने क्षेत्रफल पे लगाया है, जितना बल लगाया है और जितने क्षेत्रफल पे लगाया है उसका जो भाग दे देंगे, तो यहाँ से हमारे पास में दाब आ जाएगा कि दाब हमने कितना लगाया है। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। प्रश्न संख्या आ जाती है नेक्स्ट 18 नंबर। यदि आपको चिकने फर्श पे चलना दौड़ना पड़े तो आपको किस प्रकार के जूते या चंपल का प्रयोग करना चाहिए, लिखिए। तो जैसे हमें चिकने फर्श पे चलना पड़े, जैसे हमारे घर में मार्बल जुड़ा है या चिकनी प्रकार की टुकड़ी होती है वो जुड़ी हुई है, तो उस पर चलना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि उस पर फिसलने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बन जाती है कि फिसल जाएंगे, और पानी गिरा हो तो वहाँ पे तो फिसल ही जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, किस प्रकार के जूते खरीदने होंगे, जो जूते की नीचे की जो ग्रिप है वो खतरनाक होनी चाहिए। और ग्रिप कैसे बनेगी, जब नीचे से अगर जूते स्पाट हैं, एकदम प्लेन है, स्पाट है, तो वहाँ पे ग्रिप नहीं बनेगी, वो तो फिसलेंगे। तो नीचे के जूते का जो तला होता है वो खुरदरा होना चाहिए, उस पर खांचे बने होने चाहिए। जैसे खिलाड़ियों के आपने जूते देखे होंगे, खिलाड़ियों के जूते की नीचे वो मेक्स ही होती है, ठीक है। नीचे क्या होते हैं, बहुत सारे खुरदरे होते हैं, उसमें मिट्टी भर जाती है, और मिट्टी भरने के बाद में वो एकदम स्पाट प्लेन हो जाते हैं, तो उसके फिसलने की दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कई बार देखा भी होगा अपने ग्राउंड में कि कई बार वो जूतों से क्या है मिट्टी निकालते नजर आते हैं, कि वो उसको वापस क्या है, उनके जो खांचे होते हैं उनको खाली कर देते हैं, ताकि वो क्या है भागे दौड़े तो गिरे नहीं, फिसले नहीं, इसलिए होता है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, यदि हमें चिकने फर्श पे चलना दौड़ना हो तो हमें जूतों या चंपल का प्रयोग करना चाहिए जिसकी तली खांचेदार होती है। जैसे मैंने बोला कि नीचे के खुरदरा भाग होना चाहिए, या जिसमें क्या है प्लेन नहीं होना चाहिए। ये खांचे जूते या चंपल की फर्श को पकड़ लेते हैं, इनकी ग्रिप अच्छी होती है, जिसके कारण हम चलते समय सुरक्षित रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर पैर फिसल भी गया ना तो थोड़ा सा चल के वो रुक जाएगा, क्योंकि वो फर्श को पकड़ लेगा, फर्श है उनको ग्रिप को अच्छे से पकड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या आ जाती है 19। शोर एवं संगीत में दो अंतर लिखिए। जैसे एक तो होता है शोर, एक होता है संगीत। संगीत होता है इसमें हमारी गर्दन हिलने लग जाती है, क्या, तो अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है, जो हमें हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है, अरे यार इसको बंद कर, क्या चल रहा है,
वो तो होती है ध्वनि, और जबकि प्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, अप्रिय ध्वनि को तो शोर कहते हैं, और प्रिय ध्वनि को अपन संगीत कहते हैं। प्रिय जो हमारे कानों को सुहाए, हमारे कानों को ऐसा लगे कि यार ये तो बजता ही रहे, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो ये क्या है, संगीत कहलाते हैं। शोर कष्टप्रद होते हैं। शोर होता है तो हमारे शरीर में, दिमाग में टेंशन हो जाती है कि यार ये इसको बंद करो जल्दी ही। और संगीत हमें सुख प्रदान करते हैं। कई बार आपने एकांत में सॉन्ग भी सुने होंगे, ठीक है। अब तो टाइम नहीं है आपके पास में सॉन्ग सुनने का, अब तो आप एग्जाम के बाद में ही सुने, लेकिन कभी ब्याह शादी में या कोई जागरण में गए होंगे, जम्मा जागरण में भी गए होंगे, वहाँ पे कई बार बड़ा इंटरेस्ट आता है सुनने में कि वास्तव में ये तो बजता ही रहे, तो वो अलग अलग होता है सिस्टम। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 20, विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है आपको। देखते हैं, इसमें आपको एक बीकर लेना है। बीकर में सफेद सल्फेट का विलयन लेना है, कॉपर सल्फेट का आपको क्या लेना है, इसमें विलयन लेना है बीकर के अंदर। इसमें आपको 2 तांबे की प्लेट रखनी है। 2 तांबे की प्लेट रखोगे तो ये क्या है, एक भाग तो इसका प्लस का काम करेगा, एक भाग इसका माइनस का काम करेगा, यानी एक तरीके से ये बैटरी का काम करेगा। 2 तांबे की प्लेट है, एक प्लस का काम करेगी, यानी अपन इसको बोले एनोड का काम करेगी, और माइनस वाला भाग है वो कैथोड का काम करेगी। तो ये तो आपके पास में हो जाएगा एनोड, और ये हो जाएगा आपके पास में कैथोड। तो ये एक तरीके से बैटरी का काम करेगी। एक बीकर लिया, बीकर में आपने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, इसके अंदर 2 तांबे की प्लेटें डाली, और दोनों प्लेटों से आपने क्या है, दोनों अलग अलग वायर जोड़ दी। एक वायर में आएगा प्लस में, एक वायर काम करेगी माइनस में। तो ये प्लस माइनस होता है, वो क्या होता है, बैटरी का सिंबल होता है। ये जो सिंबल दिया गया ये किसका दिया गया, बैटरी का ही दिया गया। तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 आ जाती है। कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है, कोई 2 जानकारियाँ लिखी। हमें क्या बोल रहा है, कृत्रिम उपग्रह से हमें कोई कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है, हमें 2 पूछिए कोई। जैसे कृत्रिम उपग्रह से हमें मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त होती है कि बारिश कब होगी, कृत्रिम उपग्रह से आंधी तूफान आएगा या नहीं आएगा, अब की बार गर्मी कितनी होगी, सर्दी कितनी होगी, तो हमें क्या है, मौसम से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। कृत्रिम उपग्रह से सुदूर संवेदन प्राप्त होता है, कृत्रिम उपग्रह से सुदूर संवेदन प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या है 22, आप अपने घर में गेहूं का भंडार करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। जैसे हमारे घर में गेहूं को कई दिन तक रखना है, जब गेहूं निकालते हैं उस टाइम गेहूं के दाने में थोड़ी नमी होती है, तो अपन क्या करते हैं, उस नमी को हटाने के लिए गेहूं को लगभग 5-7 दिन धूप में सुखाते हैं, ताकि उसके दाने के अंदर जो नमी है वो सूख जाए। तो देखो इसमें क्या होता है, यदि हमें गेहूं के दानों को घर में अधिक समय तक सुरक्षित रखना है, तो उसमें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से इनको सुरक्षित रखना होगा। इसके लिए निम्न तैयारी करनी, हमें उनको चूहों से, कीट से, नमी से, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। अगर हमें कई दिन तक उन दानों को घर पे रखना है तो पहला काम क्या करेंगे, भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाएंगे, जिससे उसकी नमी गायब हो जाए। उससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणुओं, कवक से सुरक्षा हो जाती है। यानी दाने थोड़े कठोर हो जाते हैं, यानी जब दाने में नमी होती है तो थोड़े से नरम भी होते हैं फूटने में, या उसको जब थोड़ी सी नमी होती है तो एक दूसरे दाने में एक दूसरे से टच होके उसमें थोड़ी और ज़्यादा नमी आ जाती है। और ज़्यादा नमी आएगी तो क्या होंगे, उसमें जीवाणुओं का प्रहार होगा, फिर वो क्या है, खराब होने लग जाएंगे। इन्हें भंडारित करने के लिए लोहे अन्य धातु के ड्रम की आवश्यकता होती है, ड्रम का उपयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा घरों में गेहूं के रखने के लिए एक टंकी होती है, धातु की लोहे की चादर की बनी हुई एक टंकी होती है, जो या
कभी किसी के घर में गोल होती है, किसी के घर में चौरस होती है, तो उसके अंदर रखा जाता है। और उसमें आपने देखा होगा कि जब घर में उसको गेहूं को उस टंकी के अंदर डाला जाता है तो नीम के, सूखे नीम की जो पत्तियां होती हैं उनको रखा जाता है साथ में। क्यों रखा जाता है? अनाज रखने वाले ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखेंगे, जिससे अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा मिलती है। यानी वो क्या कहते हैं, नीम की जो सूखी पत्तियां होती हैं वो कई बार आली डाल देते हैं, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा गेहूं में कौन कौन सी इल्ली नामक, जो आपने देखा होगा घर पे छोटा छोटे जीव होते हैं, और इनको एक तरीके से अपन आम भाषा में मैं अगर बताऊं, देसी भाषा में, तो ढोरा भी बोलते हैं। जो क्या है, छोटा छोटा सा होता है, बहुत जो इसमें गेहूं में नमी के कारण वो पड़ता है। तो जो सूखी नीम की पत्तियां होती है वो खारी होती है, इसके कारण वो क्या है, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा की जाती है उनकी। डालने से पहले 2-4 दिन पहले नीम की पत्तियों को तोड़ के सुखाते हैं। इसके बाद में जब गेहूं को डालते हैं तो उसके साथ में उसको बीच बीच में डालते रहते हैं। जैसे हमने 2 पिंपे गेहूं के डाल लिए तो इसके बीच में 2-4 हमने पत्तियां हैं, 10-15 पत्तियां उनको डाल लिया, इसी हिसाब से उनको डालते हैं। प्रश्न संख्या देखो इसके अथवा में दे रखी है, या तो ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें, जो आपको ईजी लगे वही करना है। तो चलिएगा, अपन तो यहाँ से दोनों ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही करना है। जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ पे आप सिंचाई की कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? सिंचाई विधि का चित्र बनाइए। जैसे जहाँ पे जल बहुत अधिक है, जल बहुत अधिक है, तो खेत में अपन क्या बनाते हैं, इस प्रकार की क्यारियाँ बनाते हैं। खेत में ऐसी ऐसी क्यारियाँ बनाएंगे, और क्यारियों में पानी क्या है, इस ऐसे छोड़ देंगे, खुला छोड़ते हैं। और जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे अपन क्या करेंगे, वहाँ पे अपन ड्रिप तंत्र का उपयोग करेंगे। सिंचाई जल की कमी हो वहाँ पे अपन ड्रिप तंत्र विधि का प्रयोग करेंगे। ड्रिप तंत्र विधि क्या होती है, आपने देखा भी होगा कि कुआं है या नलकूप है, या आजकल सिस्टम क्या चलता है, आजकल खेतों में ऐसे इस प्रकार की एक पानी रखने की डिग्गी होती है, बहुत बड़ी मात्रा में पानी रखने की एक खेत में डिग्गी होती है। डिग्गी के अंदर पानी को भरा जाता है, फिर वहाँ से क्या है, मोटर या किसी इंजन की सहायता से पानी को निकाला जाता है। पानी को निकाल के और आगे खेत में ऐसे पतली पतली काले रंग की पाइपें बिछाई जाती है, पतली पतली जैसे हमारे अंगूठे के समान हो, ऐसी ऐसी क्या है, पाइपें बिछाई जाती हैं। और इन पाइपों में जगह जगह छेद होते हैं, जगह जगह छेद होते हैं, और छेद इस प्रकार से होते हैं कि वहाँ से पानी निकलेगा तो बूंद बूंद होके निकलेगा, और ये चलती है। तो ये अपना एरिया इतना कवर कर लिया, इतना इसने एरिया कवर कर लिया, इतना इसने एरिया कवर कर लिया, इतना इसने एरिया कवर कर लिया, इतना इसने, यानी इस स्थान पे फिर क्या है, अपन 2-3 या 1-2 दिन चला के इसके बाद में यहाँ पे अपन जो हमें बुआई करनी है, जैसे हमें कोई फसल है, नरमा है, कपास है, इस प्रकार की फसलों की बुआई करनी है, तो ये बीज यहाँ पे जो जगह गिल्ली हो गई ना, इस जगह अपन इनको लगा देते हैं। और फिर इसके बाद में उगने के बाद में इनको 1-2, 2-4, 10-15 दिन के बाद में चलाते रहते हैं। तो ये न तो पूरी ज़मीन में जाएगी, ये इस पौधे को आवश्यक, जितनी पौधे को आवश्यकता है उसके हिसाब से ये जल की आपूर्ति भी करती है। इसमें जल की काफ़ी सारी बचत होती है। ये आपको थोड़ा सा डायग्राम भी बनाना है। जैसे यहाँ पे ये पौधे लगे हुए हैं, ये बीच में आपको एक पट्टी सी दिखाई दे रही है, ये क्या है, वो पाइप है जो मैंने बताया था, इस हिसाब से होती है भी। और ये आपको कुआं है, कुएं के ऊपर ये मोटर लगी हुई है, मोटर का ये पाइप है, पाइप जाके क्या है उन पाइपों में मिल जाता है जिनमें क्या छेद हैं। और फिर ये ऐसा डायग्राम आपको बनाना है। जो गांव के विद्यार्थी हैं वो तो जानते ही हैं, लगभग गांव में तो मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आपको दे रखी है 23। धातु एवं अधातु में गुणों के आधार पर कोई 4 अंतर। धातु के क्या गुण होते हैं, अधातु के क्या गुण होते हैं? धातु चमकदार होती है, धातु चमकती है, चमकदार होती है। धातु आघातवर्धक होती है, धातु में ध्वनिक होती है। धातु ध्वनिक यानी धातुएं, जब धातुएं से अपन किसी को टच करें या धातुओं को ऊपर से गिराएं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनिक होती है। धातु उसमें विद्युत की सुचालक होती हैं। हाँ, जब आप धातु को
सूर्य की रोशनी के सामने या धूप में रखते हैं तो वो गर्म हो जाती है, और जब इसमें लाइट को छोड़ते हैं तो इसमें क्या है, लाइट भी चली जाती है। सुचालक होती है धातु, विद्युत की और ऊष्मा की, दोनों की। अधातु क्या होती है, मलिन होती है। अधातु मलिन होते हैं। अधातु आघातवर्धक नहीं होते, ये चोट नहीं पहुंचाते। अधातु ध्वनिक नहीं होते, अधातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अधातु ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। जैसे आपने लकड़ी ले लिया, लकड़ी क्या है, जब लकड़ी को अपन धूप में रखते हैं तो बहुत कम मात्रा में गर्म होती है। और जब दो चेयर है आपके पास में, एक तो लकड़ी की चेयर है, एक लोहे की चेयर है, दोनों को आप धूप में रख दें, फिर इस पे बैठने को आपको बोले तो आप कौन सी चेयर पे बैठेंगे? आप पसंद करेंगे लकड़ी वाली चेयर पे, क्योंकि लोहे वाली आपको पता है गर्म होगी, और बैठते ही फिर क्या होगा वो आप जानते हैं। तो अधातु ऊष्मा में विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। इसमें न तो विद्युत धारा प्रवाहित होती और न ही ऊष्मा को अब्जॉर्ब करके ये गर्म होती है। तो ये इनमें क्या है, चार अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके अथवा में दे रखा है, या तो आप ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें। नीचे सारणी के कॉलम फर्स्ट में पदार्थ दिए गए हैं, इसके सामने कॉलम सेकंड में इसके उपयोग हैं। एक तरफ आपको पदार्थ दे रखे, एक तरफ का आपको क्या है, इसके उपयोग दे रखे। जैसे पहला पदार्थ है गोल्ड। गोल्ड यानी सोना। सोने का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, सही है। कॉपर, कॉपर का उपयोग किया जाता है बिजली के तार में, देखा होगा आपने कॉपर के तार। फिर आ जाता है आयरन। आयरन मशीनों में या मशीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में, आयरन का उपयोग मशीनों में, कॉपर का बिजली के तार में, और गोल्ड का आभूषण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। अब देखो, मानव नेत्र का चित्र आपको बनाना है इस प्रकार से। जो उभरा हुआ भाग है इसका, ये उभरा हुआ भाग है, इसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। बीच में देखो ये लेंस लगा है, बीच में ये लेंस लगा है, और ये लेंस को के पास में, जैसे हमारी आंख में लाल कलर का होता है, लाल कलर की जो परितारिका होती है उसको क्या बोलते हैं, इसको परितारिका बोलते हैं, जैसे ये। और इसके ऊपर पक्षमाप पेशी होती है, इसके ऊपर परितारिका के ऊपर जो होती है वो क्या होती है, पक्षमाप पेशी होती है, यहाँ से ये। और जहाँ पे इस लेंस से प्रकाश आता है, पीछे की तरफ प्रकाश आके जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है वहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं रेटिना। अंदर वाले भाग को, जो अंदर वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं अपन, रेटिना बोलते हैं। अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। और ये क्या है, प्रकाशिक तंत्र है, ये प्रकाशिक तंत्र है। तो इस हिसाब से आपको आँख का डायग्राम बनाना है, और फिर इसके बाद में जो भी इसके नामकरण भी करने हैं, जरूरी है। ऐसे ओनली फॉर आप आँख का डायग्राम बनाएंगे, नामकरण नहीं करेंगे तो आधे नंबर मिलेंगे आपको। नामकरण करोगे तो इसके पूरे नंबर मिलेंगे। प्रकाशिक तंत्र है, रेटिना है, कॉर्निया है, लेंस है, पक्षमाप पेशी है, परितारिका है, सभी के सभी नाम लिख देना, ठीक है। इस हिसाब से आपको लेयर के अकॉर्डिंग आँख का डायग्राम बनाना है। ये प्रैक्टिस करोगे तभी संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं है। प्रश्न संख्या इसके अथवा में दे रखी है, अथवा में इसके दे रखा है हमें, नहीं अथवा में नहीं, सॉरी, ये इसका ब भाग दे रखा है, अथवा में नहीं है, ये इसका ब भाग दे रखा है। जैसे ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधित कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे, लिखिए। ट्रैफिक पुलिस वाला आपसे मिल गया, मुलाकात हो गई, आपसे बोले कि आप इनसे 2 प्रश्न पूछिए, तो आप कौन से अपने अपने सुफिशिएंट तरीके से विद्यार्थियों का दिमाग चलेगा कि सर मेरे को तो मैं ये पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा, तो चलेगा। यहाँ पे अपन चर्चा कर लेते हैं कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे अपन, कि सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों का पालन नहीं करने पर क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपन ट्रैफिक पुलिस वाले से यही पूछेंगे कि अगर कोई विद्यार्थी, कोई व्यक्ति, कोई महिला, पुरुष जो भी है, वो सड़क के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या पेनल्टी लगेगी, क्या जेल होगी या नहीं होगी, या कितने की पर्ची कटेगी,
रसीद कितने की कटेगी, ये अपन सबसे पहले उससे जान लेते हैं, ताकि हमें कन्फर्म हो जाए कि वास्तव में सड़क के नियमों का पालन नहीं करने पे ये इतना हर्जाना हमें भुगतना पड़ेगा। पहला प्रश्न तो यही करेंगे अपन। दूसरा है, सड़क पे दुपहिया वाहन चलाते समय इन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि हमें दुपहिया वाहन होता है, जैसे मोटरसाइकिल की बात करें, मोटरसाइकिल आजकल तो साइकिल का चलन ही गया, साइकिल तो लोग चलाते नहीं, मोटरसाइकिल की बात कर लेते हैं। सड़क पे दुपहिया वाहन चलाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें सड़क पे मोटरसाइकिल चलाते समय किस नियमों का, जैसे हमें किस साइड में जाना है, या साइड चेंज करनी है, या रॉन्ग साइड में जाके हमें कोई रास्ता फंट रहा है तो उस साइड में जाना है तो हमें कौन सा इंडिकेटर देना पड़ेगा, और हमें हेलमेट पहनना है या नहीं पहनना, ये सारी जानकारी अपन उससे पूछ लेंगे। कोई विद्यार्थी अलग अलग अपनी अलग अलग, देखो अलग अलग समझ होती है। जैसे कोई कहेगा कि सर मैं गाड़ी चलाऊँ तो सीट बेल्ट लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, या कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी चाहिए, इस हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने बेस पे आप लिख सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। इसके अथवा में दे रखा है आपको, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसे चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। आपतन कोण आने वाली किरण का होता है, आने वाली किरण का आपतन कोण होता है, और जाने वाली किरण का परावर्तन कोण होता है। देखिएगा, अपन डायग्राम देख लेते हैं। इसमें ये कोई सतह है, कोई धरातल है, इससे टकरा के वापस क्या है, इससे टकरा के वापस प्रकाश निकल जाएगा। जैसे आपतन कोण ये है, इस साइड से किरण आ रही है, आपतन कोण आई बन गया, यानी ये अभिलंब है आपका, अभिलंब के साथ में आपतन कोण आई बनेगा, और फिर वापस किरण इस धरातल से टकरा के या इस सतह से टकरा के वापस निकल जाती है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण होता है आर, आपतन कोण है आपके पास में आई, और ये है अभिलंब। तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण है जो बराबर होंगे, दोनों बराबर की कंडीशन में है। जितना एंगल आपतन कोण आएगा, आई का मान होगा, इतना ही कोण आर का मान होगा। जैसे आई का मान 30 डिग्री है तो आर भी क्या है, 30 डिग्री पे ही वापस परावर्तित होगा। अगर आपतन कोण यानी आपतित किरण अगर 90 डिग्री पे 60 डिग्री पे आपतित हो रही है तो परावर्तित किरण भी 60 डिग्री पे ही जाएगी। इसमें व्यय दे रखा है इसका। इसमें हमें क्या दे रखा है, देखो, यदि आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है तो सड़क सुरक्षा हेतु आप उनसे कौन से 2 प्रश्न पूछना चाहेंगे, लिखिए। आपके दिमाग में क्या आएगा, अलग अलग विद्यार्थियों के दिमाग में अलग अलग बातें आएगी, क्या पूछेंगे वो तो छोटे छोटे विद्यार्थी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो पूछते हैं, बड़े होने के बाद में तो नहीं पूछते, खुद चला लेते हैं। धुंध में आप गाड़ी की खिड़की के शीशे कैसे साफ करेंगे। धुंध के टाइम में जैसे धुंध आती है तो बाहर भी धुंध जम जाती है, और अंदर की गर्मी के कारण क्या हो जाती है, धुंध जम जाती है। तो धुंध में आप गाड़ी की खिड़कियों के शीशे कैसे साफ करेंगे। कई विद्यार्थी ऐसा प्रश्न करेंगे कि धुंध में गाड़ी है वो किस स्पीड से चलाएंगे, या अपन धुंध में गाड़ी की लाइटों को गहरा करने के लिए या लाइटों की लंबाई बढ़ाने के लिए उसमें अपन क्या करेंगे, क्या लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, धुंध में आपको गाड़ी सामने आ रहे और पीछे से आ रहे वाहनों को दिखाई दे, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो देखो, सबसे पहले गाड़ी में इंडिकेट होते हैं, इंडिकेट देते हैं, चारों के चारों इंडिकेट देते हैं, जैसे चसबुज होता रहेगा। फिर अपन क्या करेंगे, उसके अंदर देखा भी होगा आपने कि जब सर्दियों के टाइम में जो गाड़ियाँ टैक्सी गाड़ियाँ होती हैं जो पूरे दिन चलती रहती है, रात और दिन टैक्सी के रूप में चलती हैं, उनकी लाइट के आगे आपने पीले कलर का एक पेज देखा होगा, एक कागज देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, लाइटें की लंबाई बढ़ जाती है, लाइटें उस धुंध को, इस कोहरे को चीर के आगे चली जाती हैं। सफेद लाइट होती है वो कम मार करती हैं, जबकि जो अपन वो कागज लगाते हैं आगे पीले रंग का, उससे क्या है, लाइटें ज़्यादा गहरी हो जाती है, ज़्यादा लंबाई तक जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या आ जाता है 25। इसमें बोला गया शुद्ध जल और अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे। तो शुद्ध जल और अशुद्ध जल तो देखते ही पहचान जाएंगे। क्या होगा, शुद्ध जल तो एकदम पारदर्शी होगा, स्वस्थ होगा और उसमें कोई गंध नहीं आएगी, सूक्ष्म जीवों रोगाणुओं से मुक्त होता है।
जबकि अशुद्ध जल गंदा, अपारदर्शी, दुर्गंध युक्त, जीवाणुओं युक्त होता है। देखा भी होगा आपने, जैसे अशुद्ध जल होता है, जैसे नालियों में जो जल चलता है, नालियों में जो जल चलता है वो क्या है, गंदा होता है, अपारदर्शी होता है, रंगीन होता है, देखा ही होगा, काला पीला जैसा भी है, और उसमें सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें बदबू आती है। स्वच्छ जल जैसे आरओ का जल आपने देखा होगा, एकदम पारदर्शी होता है, कोई दिक्कत नहीं, न उसमें कोई गंध आती है, और सूक्ष्म जीवों एवं रोगजनों से एकदम मुक्त होता है। तो ये तो नॉर्मल हो गए, सभी विद्यार्थी बता सकते हैं। नेक्स्ट है ब नंबर इसका, स्वच्छता संबंधित 2 बातें लिखिए जो आपको पसंद है। अलग अलग को हो सकती हैं। स्वच्छता संबंधित 2 बातें लिखिए जो आपको पसंद है, अलग अलग को होगी। यानी कोई विद्यार्थी कहेगा कि दिन में 2 बार नहाना चाहिए, कोई विद्यार्थी ऐसे बोलेगा कि दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए, 2 बार ब्रश करने चाहिए, 2 बार। कोई विद्यार्थी बोलेगा कि शौच जाने के बाद में साबुन से हाथ धोने चाहिए। कोई विद्यार्थी ये बोलेगा कि क्या है, डेली के नए नए कपड़े पहनने चाहिए, धुले हुए कपड़े, वैसे नए नए नहीं, धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। सभी की सोच अलग अलग होगी, वो आपको अपने हिसाब से लिखनी है कि मेरे को तो सर ये पसंद है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसके अथवा में दे रखा है हमें, या तो ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें। जैसे शुद्ध और अशुद्ध हवा में क्या अंतर है, वैसे ऊपर दिया गया था जल में, और अब यहाँ पे है हवा। तो देखो शुद्ध हवा कौन सी होती है, वह यह स्वच्छ एवं पारदर्शी हवा होती है। इसमें कोई गंध नहीं होती, इसमें धुआं, धूल एवं कण उपस्थित नहीं होते, न तो धुआं होता न कोई कण होता, कोई कुछ भी धूल के कण नहीं होते हैं। सूक्ष्म जीव अनुपस्थित होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। अशुद्ध हवा यह स्वच्छ एवं पारदर्शी नहीं होती, इसमें दुर्गंध हो सकती है, इसमें दुर्गंध हो सकती है। इसमें धुआं तथा धूल कण अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीव उपस्थित हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव भी इसमें उपस्थित होते हैं। जैसे कई बार होती है ना, सुबह के टाइम बड़ी शानदार हवा चलती है और ऐसे मन करता है कि यहाँ पर अपन इसको लेते रहें, जबकि कई बार हो जाता है कि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तो वो क्या होती है, अशुद्ध हवा होती है, बदबू आती है, तो उसके कारण। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके ब में आपको दे रखा है, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सभी जानते हैं हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो काम होता है कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। तो घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाएं, सबसे पहला काम तो यही करेंगे। इसके बाद में कूड़ा करकट न फैलने दें, इसके लिए कचरा पात्रों का उपयोग करना चाहिए। जैसे आपने कोई कुरकुरा खा लिया है, कोई सब्जी की थैली है, वो साइड में आपने डाल दी, ऐसे उड़ती रहेगी वो पूरे दिन, और क्या नालियों में जाके वो जमा हो जाएगी, फिर नालियों का पानी रुक जाएगा, वहाँ से फिर वो बदबू मारेगा। तो ये काम आपको क्या है, जो भी थैली है, जो भी कचरा है, वो इसके लिए आप कचरा पात्रों का उपयोग करेंगे। खुले में शौच करने से रोक लगाएंगे, खुले में शौच नहीं करने देंगे। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये मैंने पहले बोल दिया कि प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है वो सबसे हानिकारक होती है। प्लास्टिक की थैलियों से एक तो पशु खा जाते हैं, जैसे बाजार में गाय होती है, जो भी हैं सांड होते हैं, वो उनको खा जाते हैं। इससे क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है, जमा हो जाती है वो प्लास्टिक की थैलियाँ। कभी क्या है, पाचन तंत्र उसको काम करना छोड़ देता है, उसको पचाता नहीं प्लास्टिक की थैलियों को, वो शरीर के अंदर जमा हो जाती हैं और फिर एकदम उनकी मृत्यु भी हो जाती है कई दिन तक वो खाने से। प्लास्टिक की थैलियों से बाजार की नालियाँ बंद हो जाती हैं, पानी जमा हो जाता है, बदबू मारने लग जाता है, रोग हो जाते हैं इससे। तो वो सबसे ज़्यादा हानिकारक प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, ये अपने हिसाब से लिखेंगे। सभी विद्यार्थी जानते हैं कि स्वच्छता के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस हिसाब से हमने ये आज पहला मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया है साइंस का। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इस प्रकार से आपकी ये 8 क्लासों में पूरा का पूरा संजीव डे सर कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास में एक मॉडल पेपर होगा और ये 8 मॉडल पेपर हैं, 8 क्लासों में पूरा करवा दूंगा, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपके मैथ के होने वाली हैं, मैथ के भी हो जाएंगे, इससे पहले मैथ के हो जाएंगे। फिर आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या प्री बोर्ड के हिसाब से आपकी क्लासें कंटिन्यू रहेगी, नो टेंशन।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिएगा विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलें कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।